आप अभी एक पेन की बात कर रही हैं, एक समय की बात कर रही हैं जब अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रही थी। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बताएंगी वो क्या समय था और क्या परिस्थिति थी जिसमें हमने वो किताबें लिखी? जब मेरी शादी हुई थी तब वो ये मैंने सब आई वेंट थ्रू दिस। आपकी तीनों किताबें अलग अलग चीज़ों पे बात करती हैं। पहली जो हमारी पोइट्री वाली बुक्स है उसमें अलग अलग कविताएं हैं। बाकी जो आपकी दो किताबें हैं उनके बारे में आप थोड़ा अगर बताना चाहें तो। ओके, तो ऑब्वियसली मैंने ज़्यादातर देखा है कि एक ही तरह की किताबें सब ऑथर्स लिखते हैं। आप अलग अलग तरह की किताबें क्यों लिखती हैं? इनिशियली जब मैंने लिखना शुरू किया था ना, तो शारिका मैं बिलीव करती थी कि वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो अभी तक आपका कौन सा जॉनरा या कौन सी किताब रही है जो आपको लगा कि ये मेरे बारे में सबसे ज़्यादा सच बोलती है? तो ऑब्वियसली इट वाज माय पोएट्रीज ओनली। आपने कभी कभी ज़िंदगी में सोचा था ऑथर बनने का, या सिर्फ अपना मन हल्का करने के लिए लिखना शुरू कर दिया? जब मैंने लिखना शुरू किया था तो शारिका मैंने कभी नहीं सोचा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम तुषारिका शर्मा है और आज एक और एपिसोड के साथ मैं आप सबके सामने तैयार हूँ। तो आज मेरे साथ ना कोई डॉक्टर है, ना कोई कोच है, ना कोई कंसल्टेंट है, ना कोई बिजनेस ओनर है। आज मेरे साथ हैं एक लेखिका जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं और आज मेरे सामने उनकी दो किताबें हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। पहली किताब द लाइब्रेरी दैट रिमेंबर्स, एक किताब जो उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक्यों के बारे में बात करती है जो शायद आपकी ज़िंदगी में भी हुए होंगे। और दूसरी किताब ब्लेम इट ऑन द वेडिंग सीज़न, यानी जिन शादियों को, जिन वेडिंग्स को हम सिर्फ इंजॉयमेंट समझते हैं, उनके दूसरे पहलू क्या हैं। एक बहुत खूबसूरत रोम कॉम है, दूसरी एक हॉरर कॉमेडी बुक है और इसके साथ ही साथ ये एक पोइट्री बुक को भी लेकर आ रही हैं जिसमें कुछ ऐसे पहलुओं को, कुछ ऐसी कविताओं को इन्होंने एक्सप्लोर किया है जो सुनकर हम कहते हैं ना, दिमाग में छेद होना, वो होगा। वो सोचने पर आप मजबूर होंगे कि आखिर ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। तो आज हमारे साथ हैं रिया नूर। जी हाँ, ये उनका पेन नेम है। बहुत खूबसूरत, जैसा नूर भरा पेन नेम है वैसी ही ये शख्सियत भी हैं। आज हम इनके साथ इनकी किताबों पर बात करेंगे, इनकी ज़िंदगी पर बात करेंगे। कहीं काम करती हैं मगर लेखक क्यों बनी उस पर बात करेंगे और किस तरह की किताबें हमारे और आपके लिए लेकर आई हैं। तो शुरू करते हैं इस सिलसिले को। हाय रिया मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ तुषारिका, आप कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। आपको देखने के बाद और भी ज़्यादा बेहतर महसूस हो रहा है। अभी मैं आपको बात करते हुए सुन भी रही थी तो मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल, एज अ व्यूअर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और जब मैं आपकी बुक के बारे में डिस्कस कर रही थी टीम से, बहुत सारे सवाल उन्होंने भेजे हैं। जनता के कुछ क्वेश्चंस है दैट विल बी टेकिंग। तो एक कहानी है इस नाम के पीछे, इस कलम के पीछे, और वो कहानियाँ हमें आपकी किताबों में भी नज़र आती है। तो रिया मैम, आपने ऑलरेडी 5 किताबें लिखी हैं, जी राइट? जी। जिन 3 बुक्स को आप ऑलरेडी मर्ज यस करके एक यस। पोइट्री बुक बना रही हैं। मैं अभी उस बुक की डिज़ाइनिंग जब देख रही थी तो मुझे हर एक पोइट्री के पेज पे कुछ अलग, कहीं शेर तो यस। कहीं खिड़की से झांकता हुआ कोई चांद नज़र आ रहा था, कहीं कोई सुबकती हुई लड़की थी तो कहीं फायर थी। ये अलग अलग जोन एक ही किताब में कैसे आए? तो तुषारिका, जब मैंने ये कविताएं लिखी थी तो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अलग पहलू चल रहा था। तो एक एक समय को महसूस किया है मैंने, एक एक को इमोशन को मैंने महसूस किया है। तो जैसे मैं पहले भी बता रही थी आपको कि मैं तब लिखती हूँ जब मैं अपने आप को सॉर्ट आउट नहीं कर पाती हूँ। मेरे जो इमोशंस मेरे ऊपर बहुत भारी हो जाते हैं, मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पाती हूँ अपने आप को, तो मैं तब लिखना शुरू करती हूँ। तो बचपन से तो आदत ऑलरेडी थी तुषारिका। स्कूल में पढ़ते थे तो बोलते थे कि जर्नल्स लिखो, ये सब करो। तो वो करते करते एक आदत बन गई एंड फिर इवेंचुअली इमोशंस पेन डाउन करना मैंने शुरू किया। तो जैसे आपने बोला वो शेर हो, तो वो शेर का ब्रेथ, आई स्पोक अबाउट द लायंस ब्रेथ, और वो मैंने अपनी साइलेंस में कंपेयर किया है। जो वो चुप्पी में थी, जो वो मेरी खामोशी में थी, जब मैंने फाइनली बोला तो इट साउंडेड लाइक अ लायन कमिंग आउट। तो वो सब कंपैरिजंस उस वे में हैं। तो एक एक पल, एक एक इमोशन मेरे लाइफ से जुड़े गए हैं। वेरी नाइस। तो मतलब हर वो कविता जो मैं वहाँ पढ़ पा रही थी, वो सब जिंदगी के अलग अलग हिस्से थे। आप अभी एक पेन की बात कर रही हैं, एक समय की बात कर रही हैं जब अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रही थी। अगर आप
कंफर्टेबल हैं तो बताएंगी वो क्या समय था और क्या परिस्थिति थी जिसमें हमने वो किताबें लिखी, वो कविताएं लिखी? श्योर। तो अगर मैं बोलूँ तो वो एक जब मेरी शादी हुई थी तब वो ये मैंने सब आई वेंट थ्रू दिस। ये कितने समय पहले की बात है? आई थिंक आज से 15 साल पहले। ओके। तो तब ये परिस्थिति मेरे जीवन में थी और आई वेंट थ्रू इट एंड उस टाइम अलग ही सेट ऑफ एग्जाम्पल्स, अलग ही सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे हमारे लाइफ में। कुछ कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो जैसे आप जानते हो कि एक एक्सपेक्टेशन लेवल अलग होती है, तो उन सब चीज़ों को निभाते निभाते कहीं मैं अपने आप को खो देती थी, कहीं मैं अपने आप को पहचान नहीं पाती थी। तो तब मैंने ये सब लिखा था। रिया मैम, आप तो जैसा अभी बता रही थी एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हैं, गुड बैकग्राउंड, कॉन्वेंट से पढ़ी हैं। ऐसी लड़कियों को तो बड़ा लोग सोचते हैं कि अरे दे बिलोंग टू एन अपग्रेडेड सोसाइटी, इनके साथ क्या गलत होता होगा, या ये कैसे ऐसा महसूस कर सकती हैं, क्योंकि एक गांव की लड़की आप और हम जैसी लड़कियों की तरफ देखती है, दे आर एम्पावर्ड, हमें ऐसा बनना है। और आपकी ज़िंदगी में भी वैसे ही चैलेंजेस जो मैं एक गांव की या छोटे शहर की लड़की में देखती हूँ। तो एक तो ऑब्वियसली नसीब, जो नसीब इंसान लेके आता है वो झेलता है। ओके, वो हम खुद बदलते हैं, चेंज करते हैं, बट एक अलग ही प्रोसेस है जिसमें आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट बोलते हैं ना, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कवर, करेक्ट। तो आई वुड लाइक टू टेल कि मैं जो दिखती हूँ मैं हूँ नहीं, और मैं जो हूँ वो तुमको मालूम नहीं। सो इट्स जस्ट दैट। शायद लोग वो देखना नहीं चाहते। एग्जैक्टली, वो पहचानना नहीं चाहते कि ये दैट शी कैन गो थ्रू दिस, हाउ कैन शी गो थ्रू दिस। उनको विश्वास नहीं होता। एक तो जैसे आपने बोला हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा सोसाइटी ही अलग है, एंड हाउ कैन शी फेस व्हाट अ विलेजर इज फेसिंग। करेक्ट, दे विल डेफिनेटली, सेम एक्सपीरियंस है। हाँ। तो इट्स नॉट नेसेसरी व्हाट शी इज फेसिंग आई विल नॉट फेस। इट इज अगेन द सिचुएशन and how it comes into the life, right? So my only thing I would tell everybody is don't judge me. I have gone through something even a villager would have gone through. I don't blame anybody for it. मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, लेकिन इतना बोलूँगी कि जो परिस्थिति थी मेरे लाइफ में वो मैंने झेली। और वो परिस्थिति क्या इन किताबों के थॉट्स बने हैं? क्योंकि आपकी तीनों किताबें अलग अलग चीज़ों पे बात करती हैं। पहली जो हमारी पोइट्री वाली बुक्स है उसमें अलग अलग कविताएं हैं। बाकी जो आपकी दो किताबें हैं उनके बारे में आप थोड़ा अगर बताना चाहें तो। ओके, तो ऑब्वियसली मेरी तीनों कविताएं जो हैं, दो तीनों बुक्स हैं, वो मेरी लाइफ की जर्नी, इमोशंस, ग्रीफ, पेन, लोनलीनेस, स्ट्रेंथ, हीलिंग, उन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करती है। और एंड की जो लास्ट सेट ऑफ पोएम्स है वो मैंने पंचुएशंस पे लिखी है, जो हमारे ग्रामर, जो हमारे इंग्लिश ग्रामर में यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे कोलन हुआ, सेमी कोलन हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ, तो उसको मैंने अपनी लाइफ पे आधारित करके लिखा है। वाओ। तो इट इज़ जस्ट व्हेन आई सी माई सेल्फ एज अ फुल स्टॉप, मैं कैसे देखती हूँ अपने आप को, मैं थमी हूँ कि नहीं थमी हूँ, कि मेरी ज़िंदगी कैसी है, मैंने उस पे आधारित व्हाट एन इमेजिनेशन। तो वो है, तो दैट इज़ वो एक किताब है। बाकी की दो जो हैं, द लाइब्रेरी दैट रिमेंबर्स एंड ब्लेम इट ऑन द वेडिंग सीजन, बोथ आर फिक्शनल नॉवेल्स, बोथ आर बेस्ड ऑन, one is based on LGBTQ and QIA+, I'm sorry, and one is based on a normal heterosexual rom-com. So these are the two genres that I have written. And obviously when it comes to LGBTQIA+, I have involved a little bit of क्या बोलते हैं, थोड़ा मैजिक, थोड़ा रियलिज्म, थोड़ा फैंटेसी, थोड़ा पैरानॉर्मल, सब एक मिक्सचर बना के मैंने लिखा है। तो उस वे में एंड ब्लेम इट ऑन द वेडिंग सीजन, हमारी इंडियन सोसाइटी की शादियाँ, वही हल्दी फंक्शन, वही मेहंदी फंक्शन, वैसे लिखा है उसके बारे में। वेरी नाइस।
रोम कॉम तो बहुत सारी हमें पढ़ने के लिए भी मिलती हैं, मैं उस पे आऊँगी। मगर आपने जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के इर्द गिर्द एक कहानी बनाने की कोशिश की है, मुझे याद नहीं कि किसी इंडियन ऑथर ने ये हिम्मत करने की सोची भी होगी। इसके पीछे थॉट या प्रेरणा या स्पिरिट कहाँ से मिली? क्योंकि आपको पता है जब ये किताब बाहर आई होगी तो कितने सवालों के लिए आपको पहले ही तैयार होना पड़ा। तो कैसे आपको इतनी हिम्मत मिली कि मैं ऐसा कुछ सब्जेक्ट लेकर आऊँ? ओके, एक चीज़ में मैं विश्वास करती हूँ कि प्यार प्यार होता है, बिल्कुल, ठीक है? भले तुम लड़के से प्यार करो, लड़की से प्यार करो, सेम सेक्स, आपकी मर्ज़ी, करेक्ट, ठीक है? आपको जैसी अपनी ज़िंदगी जीनी है, आप जियो, पर खुशी से जियो, करेक्ट। अब तो इंडियन गवर्नमेंट भी धीरे-धीरे। हो रही है, यस। हाँ, मैं अभी कंप्लीटली उस बात पे एग्री नहीं करूँगी, बट हाँ, धीरे-धीरे, ठीक है? तो ये कैसे मैंने इस पे लिखा, क्योंकि उनके जो स्ट्रगल्स हैं, द एलजीबीटीक्यूआई प्लस का जो स्ट्रगल्स हैं, जो उनके ऊपर हार्डशिप्स बीतती हैं, एक नॉन एक्सेप्टेंस दैट दे गो थ्रू, मैंने उन सब चीज़ों को सोच के मैंने ये बुक लिखी थी। नॉन एक्सेप्टेंस तो मैम इंडियन सोसाइटी की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर है। मैं ट्रांसजेंडर्स को लेकर लोग किराए पे घर नहीं देते। यस, वो कितने अच्छे इंसान हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, उन्हें नौकरियां नहीं देते। यस, वो कितने स्किल्ड हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। डजंट मेक अ डिफरेंस एट द या एंड ऑफ सो द सेम थिंग हैपन टू, अब उनका तो ये है कि चलो वो डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इनका तो ये है कि एक घर में वो बच्चा हो सकता है, आपको यू नेवर नो। ये एक अंदर की भावना, एक अंदर की जी। फीलिंग है। व्हाट डू यू थिंक, आप मतलब एज आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, बहुत ऑब्जर्व किया होगा तभी ये लिखा है, आपको क्या लगता है कि क्या रूटेड रीजंस हैं जो हम जिस देश में सबसे ज़्यादा प्रेम कहानियों को पूजा जाता है, राधा कृष्ण को पूजा जाता है या सीताराम को पूजा जाता है या शिव सती को पूजा जाता है, इट्स नॉट मेल एंड फीमेल, इट्स टू एनर्जीज लविंग ईच अदर, राइट? एग्जैक्टली। तो वाई वी आर नॉट एबल टू, वो लैंड एक्सेप्टेंस क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहा है इस तरह के लव को लेकर? क्योंकि आई थिंक ये एक ट्रेडिशनल बोला जा सकता है कि या एक माइंडसेट जो बहुत ही सालों से फॉलो किया जा रहा है, तो उसको तोड़ने में अभी तक हमारे सोसाइटी को टाइम लग रहा है। एक एक्सेप्टेंस भी नहीं हो रहा है, एंड अगर देखा जाए तो कैसे बोलूँ उसको मैं, एक्सेप्टेंस एक तो नहीं है, उसके अलावा वो कि ये गलत है। हाउ कैन अ मैन लव अ मैन? हाउ कैन अ वुमन लव? एक मर्द से कैसे प्यार कर अ सकता है? फादर कैन लव अ सन कैन लव अ फादर। हाँ, वो अलग रिश्ता है। वो बहुत ही सेक्रेड रिलेशनशिप है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पर प्रेम तो प्रेम है, वो वो एक्सप्रेस नहीं, करने के हाँ, अलग वेज हो नहीं, सकते वो हैं। समझ नहीं सकते ना तुषारिका। मैं वही आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ही घर में रह के वो लड़की जो बहन है, जो सबसे स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन अपने फैमिली में बता नहीं पाती कि वो एक लेस्बियन है। क्यों? क्योंकि वो शी स्केर्ड टू बी जज्ड। एक तो जज, क्योंकि वो जानती है कि उसका खानदान उसको जज करेगा, तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट वो बोल नहीं पाती। उसके अलावा वो देखती है कि मेरी बड़ी बहन की भी शादी हो रही है, मेरे कजिन्स की भी शादी हो रही है, सबकी शादी हो रही है, तो मेरे को भी यही करना पड़ेगा। करेक्ट, बट इससे तो 4 जीवन खराब हो रहे हैं ना। 4 जीवन खराब हो रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोग सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करना सीखेंगे तो शारिका, तो इसको चेंज भी नहीं कर करेक्ट, सकते। बट आपको लगता है कि अब जो हमारी जनरेशन है या जो जेनजीज हैं, जेन एक्स हैं, उनमें एक्सेप्टेंस है टुवर्ड्स दीज थिंग्स? ओके, मैं इसके लिए अगर बोलूँगी कि अभी भी टाइम है, इतना नहीं दिख रहा है। मे बी अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, से आउट ऑफ 100% आई विल गिव अ 50%। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं इंडिया में, तो हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट जी। की बात कर रहे हैं, यस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, हाँ। इमोशनल डेवलपमेंट की कोई इमोशनल और डिस्कशन मेंटल नहीं है, डेवलपमेंट कुछ नहीं होता। कोई एक्सेप्टेंस, नहीं, कोई नहीं। क्योंकि ये लोग तो इमोशनली भी बहुत ड्रेन्ड होते हैं Yes. और मेंटली कितना प्रेशर लेके रोज उठते होंगे, कितना प्रेशर लेके रोज एक सोते फेकिज्म होंगे। के साथ चलना पड़ता है ना तुषारिका। करेक्ट, यू आर बीइंग फेक, यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ एट द एंड ऑफ द डे। करेक्ट, आप थोड़ी ना दिखा पा रहे हो कि मेरे को उस लड़की से प्यार है या मेरे को उस लड़के से प्यार है। यू आर नॉट एबल टू टेल एनीबडी अबाउट इट। तो आप अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो, अंदर ही अंदर अपने आप को सफोकेट करते जा रहे हो, सबके साथ फेक हो।
व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर, अल्टीमेटली वो डुअल जिंदगी जीने की उन्हें हैबिट हो जाती लाइक है। डुअल सिम, जैसे हमारे मोबाइल फोन्स में आजकल डुअल सिम आता है, टेक्नोलॉजी आगे, वैसे हमें भी टेक्नोलॉजी आ रही है अभी, डुअल पर्सनालिटी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो हमारी बुक इनके इर्द गिर्द क्या बात करती है, थोड़ा बहुत अगर आप एक्सप्लेन कर सकें, या जहाँ तक आपको लगता है, जहाँ Sure. तक सस्पेंस ब्रेक ना हो। तो जो मैंने लिखा है, इट्स अगेन अबाउट ये सब एक्सेप्टेंस एंड ऑल ऑफ दैट, कि कैसे एक्सेप्टेंस ना होने के कारण कुछ चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए हो जाती हैं, जिसके कारण कुछ चीज़ें अनकही अनसुनी हो जाती हैं, और काफ़ी डेकेड्स बाद उसका रेपकशन होता है, दिखाई देता है, बिल्कुल। दिखाई देता है। तो मैंने उस वे में इस स्टोरी को बेस किया है। आपने लाइफ में, मैं जहाँ तक जो पढ़ पा रही हूँ और जो समझ पा रही हूँ, इमोशनल टर्मोइल्स बहुत देखे हैं। डू यू फील कि वो इमोशनल टर्मोइल्स रीज़न बने जो आप हैं उससे रिया नूर तक के सफ़र का? तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था, तो शारिका, मैंने लिखना इसीलिए शुरू किया कि मैं अपने इमोशंस को सॉर्ट करूं, ठीक है। तो जब आप अपने इमोशंस के बारे में किसी से बात नहीं कर पाती, एक लेवल ऑफ ट्रस्ट किसी के साथ नहीं होता, भले कुछ भी हो जाए, भले इवन इफ दैट पर्सन इज योर बेस्ट फ्रेंड, आप उसको बता नहीं पाती, क्योंकि आप जानते हो एंड ऑफ द डे आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको नहीं समझ पाएंगी, तो आप लिखना शुरू करते हो। बेस्ट फ्रेंड भी आपको नहीं Yes. समझ पाएंगी, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड भी उसी स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से है। तो वो बेस्ट फ्रेंड कहाँ हुई फिर, अगर वो दे जस्ट फ्रेंड्स नो, वी स्टिल कॉल देम बेस्ट फ्रेंड्स। एंड दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड No. द इमोशंस। नो, और आप, या मतलब द पर्सन हु स्ट्रगलिंग विल नॉट बी एबल टू शेयर विद कोई तो होता होगा। नहीं, द ओनली फ्रेंड दैट पर्सन हैज इज अ पेन एंड अ पेपर। यहाँ से आ रही हैं किताबें, यस, इसीलिए इंडिया इमर्जिंग बुक मार्केट बनता जा रहा है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू शेयर। जी। मतलब आप सोचिए ना, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, ज़्यादातर लोग अपनी कहानी से इंस्पायर होकर उसे फिक्शनलाइज करके लिखते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि हम ये तो नहीं बता सकते कि हमारी ज़िंदगी है, और उसको नहीं लिखेंगे या नहीं आगे लेकर जाएंगे तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें लगेगा जो दर्द हमने झेला वो दूसरा भी झेलेगा, चलो पढ़ के ही कुछ कम हो। सही बात है। यहाँ से आजकल, एंड इट्स नॉट गुड, ये तो सैड पार्ट है। इट इज अ सैड पार्ट, बट देन एंड ऑफ द डे एटलीस्ट यहाँ पर एक एफर्ट तो किया जा रहा है ना तुषारिका, कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस। शायद लिखने वाले ने सफर किया, पढ़ने वाला ना करे। एग्जैक्टली, एक तो वो है, उसके अलावा हम लोग वो गलत रास्ता तो नहीं चुन रहे ना, टू कमिट सुसाइड, टू किल वन सेल्फ। क्योंकि एक ज़माना ऐसा भी होता था कि जब इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे लोग अपने आप को मार डालते थे। करेक्ट, बिल्कुल। वो प्रेशर में आके, वो इतना स्ट्रेस में आके। अभी ठीक है, एटलीस्ट उस कलम और कागज़ के कारण कुछ तो लाइफ है। करेक्ट। बहुत सारे लोग इमोशनल इस टर्मोइल से गुजर रहे होंगे जो आपको सुन रहे होंगे इस समय। रिया नूर क्या कहना चाहती हैं उन लोगों को? तो मैं जो भी इस टर्मोइल से गो थ्रू कर रहे हैं, मैं सिर्फ उन लोगों को इतना बोलूँगी कि ज़िंदगी आसान नहीं है। आज है तो कल नहीं है। जो भी है, आप किसी से बात करो, टेक अ मेडिकल हेल्प, साइकेट्रिस्ट हेल्प, थेरेपी, जो भी है, स्पीक इट आउट। बात नहीं हो पा रही है, डर लगता है कि कौन जज करेगा, कोई कुछ बोलेगा, कागज़ और कलम लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। एक अपील मैं चाहूँगी सुनने वालों से भी करें, क्योंकि इन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। तो कुछ लोग जो भले ही इस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते, इमोशनली अपने आप को या मेंटली अपने आप को स्ट्रेट समझते हैं, मगर हम किसी को सुन तो सकते हैं। मैं चाहूँगी एक मैसेज आप ऐसे लोगों को भी दें। तो मैं सबको बोलूँगी कि आज जो भी इन नीड है, मेक एन एफर्ट टू लिसन टू देम। डोंट जज देम। डोंट जज देम, डोंट जज अ बुक, डोंट जज एनीबडी। हमारे पास हक नहीं है कि हम किसी को जज करें या किसी को बोले कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। सबके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली है, लेकिन अगर आप उस इंसान के साथ एक 10 मिनट प्यार से बैठ के सुन सकते हो, उसको समझ सकते हो,
उसकी लाइफ देखना कैसे चेंज होती है, उतना भी बहुत है। बहुत है। सो दोज हु वांट टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कुछ मत करो, ज़रूरी नहीं है सब सरहद पे जाएं, ज़रूरी नहीं है सब चैरिटी करें। आप किसी को सुन भी लेते हैं तो उनका भला कर देते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग जो और ये कोई गुनाह नहीं है, ऐसे लोग क्या, इट्स एन इमोशनल ह्यूमन बीइंग। करेक्ट, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। सो लोग शायद सुनने के लिए राजी इसलिए भी नहीं है ना, क्योंकि जो अलग है ना, हम उसे गलत का करार दे देते हैं। अरे ये मेरे जैसा नहीं है तो ये सही नहीं है। वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस के हो सकते हैं। लोग एक्सपेक्ट करते हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ मगर मेरी फैमिली मुझे बोल रही है मैं डॉक्टर बनूँ, मगर मुझे तो इंजीनियर बनना है। वहाँ आपको एक्सेप्टेंस चाहिए, वहाँ पर एक्सेप्टेंस चाहिए, बट इन सब चीज़ों में नहीं मिलेगा। दूसरे को नहीं देना है। नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इतना ट्रॉमा गो थ्रू कर रही थी कि मेरे को इतना स्ट्रेस हो रहा था, तो जब भी मैंने किसी से बात करने की कोशिश की या कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरे को पागल करार किया जाता था। अरे ये तो पागल है, अरे ये तो ऐसे ही बात करती रहती है। तो फिर जब ये कंटिन्यूसली होने लगा मेरे साथ, तो एक टाइम पे मैं अपने आप को पहचान भी नहीं पा रही थी। पर ठीक है, वो उस समय की बात है। तो आज मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे से कोई भी आके ऐसे बात करता है तो मैं बोलती हूँ टेंशन काहे को लेते हो, तू पागल मैं पागल, हम दोनों पागल, चल हम पागलों की टोली ऐश करेंगे, चल। तो मैं उस सिचुएशन को बेहतर तो नहीं बता सकती क्योंकि मैं एक साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ हूँ। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। मैं तुम्हारी ऐसे हेल्प कर सकती हूँ, ऐसे मदद कर सकती हूँ, तुम्हारी बात सुन सकती हूँ, तुम्हारे साथ हंस सकती हूँ, तुम्हारे साथ रो भी दूंगी, पर तुम्हारे साथ उस 10 मिनट के लिए जरूर बैठूंगी। रिया मैम, पता है आज हम जितने बड़े फिलोसोफर को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और जितने बड़े कवियों को सुनते और पढ़ते हैं, उनके ज़माने में जब वो कवि थे या जब वो फ़लसफ़ा अपना सुनाते थे ना, लोग उन्हें भी पागल कहते थे जी। और आज उन्हें फॉलो करते हैं। Exactly. उन्हें पत्थर मारते थे और आज उनकी किताबें पैसों से खरीदते हैं। Yes. तो ये हमारी सोसाइटी है। 100 साल बाद उन्हें समझ में आता है, रियलाइजेशन बहुत लेट आता है। करेक्ट होता है, मगर अच्छा वो तब सही कहते थे, जब जिंदा थे तब समझ लेते सही कहते थे। नहीं, तब नहीं था, तब नहीं हो सकता। वेरी नाइस। आपसे मिलके तो मुझे लग ही रहा था कि आप एक हिम्मती महिला हैं, मगर आपको सुन के और अच्छा लग रहा है। आपने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्रेस करने की कोशिश की, बहुत राइट वे चुना है टू एक्सप्रेस दोज थिंग्स। ये तो हमारी एक बुक की बात हो गई। अब नेक्स्ट जो वेडिंग सीजन वाली आपकी बुक है, ब्लेम इट ऑन द वेडिंग सीजन। बड़ा अटपटा सा नाम है। वेडिंग सीजन को तो लोग वेट करते हैं, आप कह रहे हैं ब्लेम इट ऑन द वेडिंग। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? शादी आती है तो टॉर्चर भी होता है साथ में। किसे टॉर्चर होता है? ओके, अभी मैं एक एंगल में आपको बताती हूँ। जिस लड़के की शादी हो रही है, फंस गया बेचारा, ठीक है, वो एक एंगल है। जिस लड़की की शादी हो रही है, गई भैंस पानी में, ठीक है, वो एक एंगल है। बट दिस इज माय पर्सपेक्टिव, करेक्ट, ठीक है। और एक अलग पर्सपेक्टिव है हमारी बुआओं का, हमारी मामियों का, हमारी चाचियों का, हमारे मामाओं का, जो पूरा इस शादी में कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन जरूर एक कोने में बैठ के कमेंट्री मारेंगे, अरे यहाँ पर तो दही बल्ला भी नहीं मिला हमें, अरे हमको ये भी नहीं मिला, अरे ये कैसे लहंगा पहना है उसने। ब्लेम इट ऑन द वेडिंग सीजन। शादियां होती है तो ये सब साउंड, बैकग्राउंड साउंड भी डेफिनेटली, मगर उसका एक खूबसूरत हिस्सा भी तो है। हाँ, आई एम नॉट सेइंग नो टू दैट, दैट इज व्हाई आई कॉल इट ब्लेम इट ऑन द वेडिंग सीजन। ओके, सो तो जहाँ पर प्यार है वहाँ पर शोर शराबा भी है, बिल्कुल, ठीक है, तो वैसे ही होता है। तो इस बुक में किस तरह की चीज़ें हमारे रीडर्स को पढ़ने के लिए मिलेंगी? जैसे आपने ऑलरेडी बता दिया रोम कॉम है, तो फिर भी कुछ एक अराउंड कुछ आप बताना चाहें कि इस तरह का कुछ पढ़ने के लिए हमें मिल सकता है? तो जब मैं ये किताब लिख रही थी तो मैं खुद एक अलग ही मूड में थी क्योंकि काफ़ी शादियां हो रही थी इंडिया में उस टाइम। भले मैं किसी पे गई नहीं, वो अलग बात है, लेकिन काफ़ी शादियां हो रही थी। एंड उस टाइम रिसेंटली मेरे एक बहुत ही क्लोज कलीग की भी शादी हुई थी, तो वहाँ पर अटेंड किया था। एंड वहाँ पर मैंने एक लव स्टोरी देखा होते हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ माई आइज। तो
मैं उस चीज से मोटिवेट होकर मैंने ये लिखी। एंड व्हाट आई वुड वांट माय रीडर्स टू डू, जब आप ये बुक पढ़ेंगे, मैंने इस किताब में एक प्लेलिस्ट डाली हुई है, वो प्लेलिस्ट को डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए, फुल ऑन लाउड म्यूजिक लगा के डेफिनेटली बैठ के पढ़िए। तो आपको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, सुनने के लिए, मतलब नॉट जस्ट फॉर द आईज, इट्स अ ट्रीट फॉर योर ईयर्स आल्सो। वेरी नाइस। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी, वेडिंग की हम अगर बात करते हैं तो इट मे बी अ 1, 2 और 3 डे सेलिब्रेशन फॉर अ फ्यू पीपल। कुछ लोगों की, जो 2 लोग हैं, उनकी तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। फैमिली के लिए भी काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है, बेटी घर से चली जाती है दूसरे घर, मगर वो एक थोड़े टाइम में सेटल हो जाता है। बट दोज 2 पीपल, उनकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। एज अ राइटर, अगर आपने वेडिंग सीजन की बात की है तो डेफिनेटली वेडिंग के बारे में, उसके बाद की चीज़ों के बारे में भी बात की होगी। आप खुद यू गॉट मैरिड एंड यू हैव अ handsome son also, right? What do you think, what is that change that comes into uh, their life, दोनों की ज़िंदगी में, और किसकी ज़िंदगी में आपको लगता है ज़्यादा बदलाव आता है? सो इन जब एक शादी होती है तो शादी एक सिर्फ 2 दिलों का मिलन नहीं होता, बट शादी 2 परिवारों की होती है। करेक्ट। ठीक है, एक परिवार दूसरे परिवार के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है, दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए शादी वो है। उस साइड अगर एक साइड ये है तो दूसरे साइड ये है कि जब कोई किसी से शादी करता है, अ हस्बैंड, आई मीन अ मैन और अ वुमन फॉर दैट मैटर, दोनों एक दूसरे को कंसिडरेबल टाइम देते हैं, स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। वो लाइफ चेंज होती है बिकॉज उन्होंने कभी पहले किसी में एफर्ट नहीं डाले। करेक्ट। लड़के अपनी लाइफ जीते हैं, केयर फ्री, आई डोंट केयर, एंजॉय लाइफ, बस अपना 9 to 6 काम करके फिर उसके बाद कंप्लीटली एंजॉय करते। वेर एज इफ यू लुक एट द विमेन, हम लोग अपना ऑफिस करके आते, फिर घर में मम्मी के साथ या तो किटी पार्टी चले जाते थे या तो बैठ के घर के गॉसिप्स में इन्वॉल्व हो जाते थे। तो ऑब्वियसली ये सब पूरा एक लाइफ चेंज होता है, चेंज हो जाता है। तो जब शादी होती है, यू हैव समवन हु बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड, योर सोलमेट, योर कंपेनियन, whom you can trust, whom you can talk to, जिससे आप बिना सोचे समझे बात कर सकते हो। तुम जैसे हो तुम वैसे बिहेव कर सकते हो। मेरे लिए शादी वो है। मगर अगर शादी इतनी खूबसूरत है तो इतने डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि थॉट प्रोसेस अभी तक वही पुराने ज़माने के चल रहे हैं। थॉट प्रोसेस थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी? जैसे मैं पति हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। मगर लोग कहते हैं अब ज़माना चेंज हो रहा है। जब होएगा तब देखेंगे। अभी तक नहीं हो रहा नहीं आपके हुआ है। हिसाब से? और ये सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी जिसमें महिलाएं काम करती हैं, अभी भी परिस्थिति नहीं बदली? वो भले काम कर रही हैं तो शारिका, नो डिनाइंग दैट, लेकिन अभी तक बैक जब वो लोग वापस वो ससुराल जाती हैं ना, ठीक है अभी तो इंडिपेंडेंटली अपने हस्बैंड के साथ अलग रह रही होंगी, इसीलिए लाइफ ठीक है। यही द मिनट उनको वापस अपने ससुराल जाना पड़ेगा ना, वही सिर पे पल्लू, वही रोज सुबह सास ससुर के पैर छूना, वही पहले उनके लिए पानी लेके आना, पहले उनको चाय देना, पहले वो लोग खाएंगे, एंड में पिसते हम लोग ही। बट ये तो रेस्पेक्ट भी हो सकती है, सर पे पल्लू ढकना या पैर छूना, तो इट में भी रेस्पेक्ट। 10% रिस्पेक्ट, 90% फोर्स्ड। 90% फोर्स्ड ट्रेडिशन, जेनरेशनल ट्रेडिशन। तो आपको लगता है कि पैर भले छुए ना छुए लेकिन गले मिलना चाहिए या दिल मिलना चाहिए? यस, दिल मिलने चाहिए। बी ट्रू, जो भी हो दिल से करो, सच्चाई से करो। ओके, व्हेन आई से दिस थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि एक सास अपनी डॉटर इन लॉ की बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकती। ठीक है, एक सास अपनी डॉटर इन लॉ की बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकती, एट द सेम टाइम एक डॉटर इन लॉ अपनी सास की बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकती। दे कैन नॉट चेंज द थिंग फ्रॉम बीइंग मदर टू डॉटर या डॉटर टू मदर, नहीं हो सकता। और वो बनना भी नहीं चाहिए। हाँ, वो अलग रिश्ता है, उसे अलग तरह से रख सकते हैं, बट इट कैन बी हेल्दी। हाँ, इट कैन बी हेल्दी, लेकिन एक्सपेक्टेशन इतने हो जाते हैं ना। The daughter has to give the mother-in-law respect first before the mother. ओह, अब ऑब्वियसली कोई 25-30 साल अपनी माँ के साथ रहा है हाँ, तो उसके वो पूरी भीड़ में भी खड़ी होगी ना, तो वो उसके लिए माँ वो, उसके लिए पहले आती हाँ, है, लेकिन जब शादी हो जाती है सासू माँ कम्स फर्स्ट।
देन माँ। पर मुझे लगता है रिया मैम, अब मैं जो देख रही हूँ, मेरे भी कुछ एक फ्रेंड्स की शादी यहाँ हो गई हैं, तो कुछ की परिस्थिति तो ऐसी ही है, लेकिन अच्छा लगता है एक दो दोस्त को देख के। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी हुई है अभी रिसेंटली नहीं, थोड़ा 2 साल पहले। अभी तक उसकी मदर इन लॉ ने कभी उसे ये नहीं बोला सुबह उठो। हमें सुन के पता है, उस टाइम मुझे लगा कि शिट, हम किस सोसाइटी में रहते हैं। हम प्रेस कर रहे थे, वो खुश होकर बता रही, मैंने आज तक 2 साल में तो शायर का मुझे कभी कपड़े नहीं धुलने पड़े, मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ बोलती है अभी मैं बूढ़ी नहीं हुई बच्चे, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जब तू अपने घर पे नहीं बनाती थी तो यहाँ क्यों बना। एंड वी वर शॉक्ड, ऐसा भी होता है। तो हम ऐसी सोसाइटी में पले बड़े हैं जहाँ वो जो नॉर्मल होना चाहिए वो अब नॉर्मल है हमारे लिए। इट्स लाइक अ नीडल इन अ हेयर स्टैक, ये एक सुई है। हाँ करेक्ट, ये करेक्ट, दैट्स व्हाट आई अग्री। हाँ, बट मुझे लगता है कि ऐसा अगर ऐसा हो तो वाह, कितना अच्छा होगा, बहुत अच्छा होएगा। आई थिंक उसके बाद डिवोर्स रेट एकदम गिर जाएगा। गिर तो पर जाएंगे। डिवोर्स तो दो हस्बैंड वाइफ कपल में हो रहा है, इसमें मदर इन लॉ फादर इन लॉ या इन फैमिली Okay. का क्या लेना देना। भले आप ये मेरे से पूछ रहे हो, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि बिना फैमिली इंटरफेरेंस डिवोर्स पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। जब आई मीन वो रीजन बनता है, लेट मी टेल इट इन दैट वे। जब एक हस्बैंड वाइफ अकेले एक शहर में बिता रहे हो, लाइक यू नो दे आर स्पेंडिंग देयर मैरिड लाइफ, कुछ भी प्रॉब्लम अगर हस्बैंड और वाइफ में हो, आई डोंट थिंक ईदर द हस्बैंड और द वाइफ शुड कॉल अप देयर रिस्पेक्टिव मदर्स एंड कंप्लेन अबाउट इट। हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तुम दोनों के बीच में, सही बात है। तुम जाके अपने मॉम डैड को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? हाँ, और कर भी दिया तो उन्हें भी इंटरवीन नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली लेकिन जब वहां से इंटरवेंशन आता है, जब वहां से ब्रह्मास्त्र छूटा जाता है तो क्या होता है? एंड ऑफ द डे neither the boy understood the girl nor the girl understood the boy. मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती गई, गिले शिकवे बढ़ते गए, फाइनली क्या हुआ? करेक्ट। अलग हो गए। रिया मैम, बचपन से कभी ये महसूस नहीं होता था, बट जब से बड़ी हो रही हूँ ना, तब से इट हैज़ बिकम अ फियर कि यू नेवर नो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि क्या होगा कल आपके साथ, कैसे लोगों के साथ। आप लगता है कि वक्त यहाँ रुक क्यों नहीं जाता, अब ना बढ़े आगे। क्योंकि मैं अपने आसपास ना सक्सेसफुल मैरिजेस और खुश लोगों से ज़्यादा ऐसे लोग देख रही हूँ, और बहुत दुख होता है देख के कि अब ये मजबूरी बन गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। जी, यू विल, इवन इफ यू वांट, इवन इफ यू डोंट वांट। जैसे हम बात कर रहे थे, प्यार किसी से भी नहीं हो सकता, किसी से नहीं करती अलाउ सोसाइटी करना। हाँ, क्योंकि पूरा वो थॉट प्रोसेस ऐसे हो गया है ना। करेक्ट, यू हैव अ गर्ल हैज टू मैरी अ Boy, बॉय, लीव हर yeah, होम, गो yeah. देयर, लीव हर, व्हाई शी हैज टू डू ऑल द सैक्रिफाइसेस। वही ऐसे, बिकॉज वो जनरेशनल ट्रेडिशंस हो गए ना, जनरेशनल ट्रॉमा हो गया कि ये ट्रॉमा पास ऑन करना चाहिए। क्या लगता है आपको, कौन बदल सकता है इसे? होपफुली हमारी जेन अल्फा कुछ करे, कर होपफुली। तो मतलब आपने बागडोर उनके हाथ में दे दी। दी। और उनमें भी लड़कियां या लड़के? लड़के, दिस टाइम लड़के। Why? लड़के will make the change. When I say लड़के will make the change, they will be responsible now. वो लोग घर का काम करेंगे, वो लोग घर छोड़ के जाएंगे. They will make that effort. बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप दे रही हाँ, हैं। I'm hoping, fingers crossed, but yeah. क्योंकि अब तक लोग, जो मैं सुनती आई हूँ, लड़कियों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ जिंदगी बदल जाएगी, वो भी देख लिया, नहीं बदली। लड़कियों तो इसीलिए यही कंप्लीट अभी ये होना चाहिए। हम लोग ने ये देखे, हम लोग देखे लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई, सेल्फ इंडिपेंडेंट, एवरीथिंग, सब कुछ है, पर नहीं बदला कुछ। नहीं बदला कुछ भी। अभी ये ट्राई करके देख लेते अब हैं। तो डुअल बर्डन ऑफ लेबर भी आ गया कि सुबह का टिफिन भी देखना है, पूरा दिन ऑफिस भी देखना है, और घर आके ये भी देखना है डिनर में क्या बनेगा। एग्जैक्टली, तो इसीलिए अभी लड़कों को कुछ करने दो ना, इनके ऊपर भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन हम रखते थे। देखते ये मैंने बहुत अलग चीज़ सुनी, मैं अभी तक प्रोसेस कर रही हूँ, दैट द बॉयज़ विल मेक चेंज, एक्सेप्ट अगर वो घर का काम करना शुरू भी कर दें, मैनेज भी करना शुरू कर दें। डू यू थिंक द सोसाइटी एवर इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट दिस? क्योंकि हज़ारों साल हो गए हैं, भूल पाना या समझ पाना बहुत मुश्किल लगता है, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है।
नहीं, जो आप बोल रही हैं सही बोल रही हैं, लेकिन मैं होप करती हूँ कि धीरे धीरे टाइम बदलेगा, मे बी अगले 1000 साल में तो ये डेफिनेटली अकम्प्लिश हो जाएगा. मतलब अभी और हमें 1000 साल देखने पड़ Yes, सकते हैं. definitely. The same system will keep going. It will go, but the changes will start. Correct, correct. 1 household, 2 households, 3 household, 1 city, 2 cities, 3 cities. 1000 साल तब तक हो जाएंगे. आप और मैं तो डेफिनेटली नहीं नहीं रहेंगे. देख पाएंगे. Yes. पर ऊपर से डेफिनेटली देख के कमेंट्री मारेंगे. ऊपर से याद आया, आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में भी बात की है. यू नो व्हाट, दोज पीपल हु राइट वो ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादा इमोशनल होते हैं और उनकी एनर्जीज़ का फ्लक्चुएशन बहुत हैवी होता है. सो पॉजिटिव नेगेटिव में भी आई गई एनर्जीज़ उन्हें ज़्यादा महसूस होती हैं, क्योंकि आप जो लिखते हैं वो आप ऑब्जर्व करते हैं. तो ये जो एक्सपीरियंसेस बार बार आपको हो रहे थे, शायद इसका रीज़न वो भी हो सकता है. एंड ये हमें आपकी किताबों में देखने के लिए मिलता है. अभी एक थर्ड बुक भी आपकी आ रही है, जो आप कविताएं आप मर्ज करके लेके आ रही है. तो ये तीनों किताबें अलग अलग तरह के जॉनरा को एक्सप्लोर करती हैं. मैंने ज़्यादातर देखा है कि एक ही तरह की किताबें सब ऑथर्स लिखते हैं. आप अलग अलग तरह की किताबें क्यों लिखती हैं? इनिशियली जब मैंने लिखना शुरू किया था ना तुषारिका, मैं बिलीव करती थी कि वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ. आई बिलीव इन वैरायटी, तो वैरायटी तो होनी चाहिए. अगर हमको पुलाव में इतनी सारी वैरायटी मिल सकती है तो राइटिंग में क्यों नहीं. तो वो मेरी थिंकिंग थी. बट देन मैंने रियलाइज़ किया कि पोएट्री लिखने वक्त क्या होता है कि it's a lot of emotional truth. Correct. It's a lot of emotional feelings, grief, a lot of things that come out. तो मैंने सोचा ठीक है, एक दो बार वो करूँगी, लेकिन आई नो आई एम मोर फिक्स्ड ऑन फिक्शन, जहाँ पर मैं लोगों को कहानियाँ बताऊँ, लोगों को एंटरटेन अपने तरीके से करूँ. करेक्ट. यू नो फिक्शन इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू राइट. यस. तो मैं उस वे में एंटरटेन करूँ, और मैं अपने रीडर्स को इतना भी बोलूँगी, ऐसे मत एक्सपेक्ट करना कि जब तुम मेरी बुक पढ़ोगे कि फुल फास्ट पेस थ्रिलर होएगा, ड्रामा होएगा. नो, मेरी राइटिंग स्टाइल बहुत अलग है. तो अगर कुछ एक्सपेक्ट करके पढ़ोगे तो प्लीज मत पढ़ना. कम विद एन ओपन माइंड टू रीड माय बुक. वेरी नाइस. तो अभी तक आपका कौन सा जॉनरा या कौन सी किताब रही है जो आपको लगा कि ये मेरे बारे में सबसे ज़्यादा सच बोलती है या मुझे सबसे ज़्यादा जस्टिफाई करती है? तो ऑब्वियसली इट वाज माय पोएट्रीज ओनली. वेरी नाइस. बिकॉज उसमें जब बोलते ना, जब लिखते तो सच आता है, एंड वो एक ऐसा सच था जो शायद मैं फिक्शन में इतना दिखा नहीं पाऊंगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट हैप्पीनेस, वी ऑल वांट दैट स्माइल. करेक्ट. रुला के क्या फायदा. करेक्ट. मगर जिंदगी वैसी नहीं है. हाँ, एटलीस्ट हंसा के तो भेज दिया ना. सो दैट्स माय होल थिंग एट द एंड ऑफ द डे. अब किस तरह की किताबें आगे हमें पढ़ने के लिए मिलेंगी आफ्टर दिस पोइट्री बुक? So I have 2 more paranormals coming in. Oh, मतलब हमें काफी हॉरर मिलने वाला है. I mean a little comedy also in it. और ये बुक्स जो आप नेक्स्ट लेकर आ रहे हैं, इनमें भी आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं? A bit of real life, a bit of fiction. ओके, मिक्स किया है. मतलब इतने एक्सपीरियंसेस हो गए, 3 किताबें आपको लिखनी पड़ी. मैं उससे ज़्यादा भी लिख सकती हूँ, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट जस्ट डजंट डिपेंड ऑन माई एक्सपीरियंस. आई हैव सीन पीपल ऑल्सो लिविंग, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे कॉलीग्स हैं, उनके भी एक्सपीरियंसेस मैं अपनी स्टोरीज में मर्ज कर रही हूँ. तो शायद कभी कभी मेरी स्टोरी नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड या कॉलीग की. मतलब दूसरों के एक्सपीरियंसेस को भी आप अल्फाज देने का, शब्द देने का. और किस तरह की किताबें हैं जिन पे आप बता रहे थे आप काफ़ी टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली 2 पैरानॉर्मल है विद इट्स लाइक अ हॉरर कॉमेडी ऑल्सो. फिर एक किताब है ऑला सेकंड चांसेस. ओह, सच अ ब्यूटीफुल नेम. थोड़ा सा आप बताएंगे इसमें क्या हम लेकर आ रहे हैं? तो इट्स अबाउट सेकंड चांसेस इन लाइफ. ओके, नॉट सेकंड चांसेस इन रिलेशनशिप, बट सेकंड चांसेस ऑन योरसेल्फ. अगर आप किसी को सेकंड चांस देना चाहो तो पहले अपने आप को दो. ओह, वेरी नाइस. So it's on that and how the story develops on that, and it's very differently portrayed book. Wonderful. तो क्या रिया नूर ने अपने आप को सेकंड चांस दिया था? Yes. कब? Quite some time back. जब लिखना शुरू किया. Yeah. So that was a second chance to myself to write again, to live again, to be happy again. और ये सेकंड चांस देने के बाद जिंदगी बदली? It's quite different. अभी काफ़ी अलग है, जो पहले से होती थी अभी काफ़ी अलग है.
डू यू फील दिस राइटिंग प्रोसेस हैज़ बीन थेरेपेटिक? मतलब ये लिखने के बाद आपको हल्कापन तो महसूस हुआ, मगर ज़िंदगी में भी क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिले? तुषारिका, ये लिखना एक थेरेपी है खुद, इट्स अ थेरेपी इन इटसेल्फ। तो यस, डेफिनेटली मैंने अपने आप को काफ़ी लाइट फील किया, काफ़ी बेटर फील किया। इनफैक्ट इतना मैं लिखती गई हूँ कि अभी कभी कभी जब वो सिचुएशंस मेरे साथ फिर से होती है ना, तो आई मीन बेटर कंट्रोल ऑफ दैट सिचुएशन। वो जो भी सिचुएशन है, जो भी स्थिति होती है लाइफ में, मैं पहले ही समझ जाती हूँ कि मेरे को कैसे रिएक्ट करना है या कैसे बिहेव करना पड़ता है। तो इमीडिएटली मेरा माइंड खुद बोलता है कि ऐसा हुआ था, इमीडिएटली। करेक्ट। आपने कभी कभी ज़िंदगी में सोचा था ऑथर बनने का, या सिर्फ अपना मन हल्का करने के लिए लिखना शुरू कर दिया और फिर जर्नी शुरू? ओके, तो जब मैंने लिखना शुरू किया था तुषारिका, मैंने कभी नहीं सोचा था, आई नेवर एवर थॉट आई वुड राइट टू बिकम एन ऑथर। मैं इनफैक्ट डरती हूँ। इनफैक्ट आज भी मेरी हालत होती है जब मैं सोचती हूँ कि अगर किसी को पता चला तो ओके। तो लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया, एक ऐसा पल आया लाइफ में जब बहुत क्लोज फ्रेंड वेंट थ्रू समथिंग रियली बैड, एंड मैंने उसके लाइफ के इंस्टेंस को अपने लाइफ के उस इंस्टेंस को कंपेयर किया, और मैंने रियलाइज किया अगर मैं उसको हेल्प कर सकती हूँ ऐसे बात करके, तो मेरी किताब भी तो वो भी कर सकती है। करेक्ट। तो इन दैट मोमेंट आई वाज लाइक ओके, मैं जानती हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं दैट कैन हर्ट, दैट कैन ब्रेक, दैट कैन मेक यू फील वेरी सैड, लेकिन इफ इट कैन मेक यू फील बेटर, व्हाई नॉट? करेक्ट। तो आप एज एन ऑथर भी या एज अ फ्रेंड भी शायद 1-2 लोगों से या 10 लोगों से या 100 लोगों से बात कर पाए, मगर आपकी किताब हज़ारों लाखों लोगों से यस, बात कर सकती है। एग्जैक्टली, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, और यही खूबसूरती होती है ऑथर्स की, वो कभी ऑथर बनने के लिए नहीं लिखते, वो कभी किताबें बेचने के लिए नहीं लिखते, वो उनको मतलब उनको ये होता ही नहीं कि कितने लोग पढ़ेंगे, उनको लगता है कोई एक भी पढ़ लेना और उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो जाए, जी, हमने इसी लेके आए। वेरी ट्रू। इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं आप लोग? इतने एफर्ट्स, लोगों के पास काम से फुर्सत नहीं है, आप भलाई के लिए लिख रहे हैं। तो जब हम ये सिचुएशन से गुजर रहे थे, हमारे पास कोई था नहीं, और हम लोग ने सिर्फ एक कागज़ कलम के ऊपर ट्रस्ट किया और लिखना शुरू किया। तो हम नहीं चाहते कि भगवान ना करे कल कोई इसी स्थिति में हो और उनके पास कोई ना हो। कोई ना हो, करेक्ट। एटलीस्ट ये बुक तो होएगी, एटलीस्ट ये किताब तो होएगी। तो किताबें तो बहुत सारी बातें लोगों से कर ही रही हैं, अब आपने भी पॉडकास्ट के थ्रू बातें की, मगर ये बातें एक मास्क के पीछे हैं। यस, What is the reason behind this mask? What is the real reason behind this mask? द रियल रीज़न, मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि लोग मेरे को मेरी राइटिंग से पहचाने, नॉट द रियल मी, दिस मी, द वन हु हैज़ रिटन, द वन जिसने ये एफर्ट किया है लिखने के लिए, जिसने ये दर्द सहा है। द रियल मी, मैं हंसती रहूँगी, खेलती रहूँगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट इस मास्क के पीछे आप वो एफर्ट करेंगी मेरी बुक पढ़ने के लिए, मेरे को समझने के लिए। मेरी हंसी में मेरे गम छुप जाएंगे, लेकिन इस मास्क के पीछे कुछ नहीं छुपता है। तो ये मास्क कभी ना कभी तो हटेगा, हमें कभी तो ये चेहरा देखने के लिए मिलेगा। आई डोंट नो, देखते हैं, शायद कभी कभी देखते हैं। शायद ये रीडर्स ही कर सकते हैं। अगर रीडर्स को चाहिए, लेट्स हैव अ वोट, देन आई विल रिवील माई सेल्फ। वेरी नाइस। सो इट्स जस्ट दैट बुक को लोग ज़्यादा फोकस करें, नो अदर रीज़न बिहाइंड इट। नो अदर रीजन। बट बहुत अच्छा थॉट है दैट यू, लोग ज़्यादातर चाहते हैं, मेरे पास जो आते हैं कि लोग हमने बुक लिखी है तो हमें पहचाने, मगर आप कह रही हैं कि लोग मुझे पहचाने ना पहचाने, बुक को पहचाने और खुद को पहचाने। एग्जैक्टली, और राइटिंग को पहचाने कि इस राइटिंग से मेरे को कुछ हेल्प मिल सकती करेक्ट, है, वेरी नाइस। भले थोड़ा सोलेस मिल जाए, भले ऐसा लग दिल हल्का हो जाए, मन हल्का हो जाए, आई एम हैप्पी। बहुत बढ़िया। एक ऑथर से जब मैं बात करती हूँ ना, हर बार आई एक्सप्लोर अ न्यू पार्ट ऑफ माई सेल्फ, और आज आपको सुन के तो बहुत सारे हिस्से अपने खुद के देखने को मिले। शायद आज घर जाके शांति में सोचूं समझूं कि हाँ, अपने आप से भी बात करना ज़रूरी है। एक सवाल मैं लूँगी, मैं जितनी भी आपकी पर्सनालिटी देखी,
और आपने अब तो अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा हीलर है वो सेल्फ लव है। आप अपने आप से बहुत प्यार करती हैं। द वे यू कीप योर सेल्फ, द वे यू आर सिटिंग, प्रेजेंटिंग। मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रही मगर आपकी आंखें मुस्कुरा रही हैं, मैं कंसिस्टेंटली देख पा रही हूँ। ये सेल्फ लव आपकी लाइफ में कब से है? तो एक चीज़ मैंने सीखी है लाइफ में कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करते, आप किसी और को सच्चा प्यार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, और फिर कोई और भी शायद आपको ना हाँ, करे। तो जब तक यू डोंट एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम समवन एल्स। तो मैं सिर्फ सबको इतना बोलती हूँ, पहले अपने आप से प्यार करो। तुम जैसे हो तुम अच्छे हो, तुम जैसे हो बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही अच्छे हो। अपने आप से प्यार करो पहले, फिर एक्सपेक्ट करो कि कोई दूसरा तुमसे प्यार करे। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं आपको किसी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रहती। एग्जैक्टली, वो खुद ही खत्म हो जाती है। करेक्ट, वो दुख दर्द फिर महसूस ही नहीं होता है। हाँ, ठीक है ना, तो फिर वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता ना कि मेरे को कोई ऐसा चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, वो सब नहीं होता। तो व्हेन वो सब नहीं होता है तो दैट टाइम ट्रू लव वॉक्स इन। वंडरफुल। वो होता है एंड व्हाट इज ट्रू लव फॉर रिया नूर? ट्रू लव फॉर रिया नूर, someone who accepts you for the way you are, जो तुम्हें एक्सेप्ट करे तुम जैसे हो। That is true love for me. हर किसी को नहीं मिलता। Yes, तुम जैसे हो। तो क्या रिया नूर को मिला वो? I don't know. किताबें पढ़नी पड़ेंगी। Exactly. Maybe we'll find him You'll or get her to know. there. Okay, You'll get to wonderful. It was great talking to you. Incredible conversation. और इतना खुल के आपने अपने आप के बारे में बताया। मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर से, कोचेस से, कंसल्टेंट से बात करती हूँ। एक प्योर ऑथर से बात करने को मिला जो सिर्फ किताबें लिखते हैं, जिन्हें और कुछ ना करना है ना पसंद है, और एक अच्छे मोटिव से लिखती हैं किताबें। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव एंड सो मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन। मैं चाहूँगी एक लास्ट स्टेटमेंट कुछ आप हमारे रीडर्स को देकर जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बाद आपकी किताबें खरीद के पढ़ने वाले हैं। रिया नूर का क्या मैसेज है टू ऑल द रीडर्स? Well, hi everyone. My message to all of you all today would be that always keep upgrading yourself in life. Okay, whatever it is, आप जो भी कर रहे हो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करो। चाहे पढ़ाई में हो, चाहे जॉब कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो लाइफ में हमेशा पढ़ते रहो, अपग्रेड करते रहो। जिंदगी में वही काम आएगा। और भूलना मत, हमेशा अपने आप से पहले प्यार करो, फिर दूसरों से करो। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल स्पीकिंग टू यू रिया मैम। मन तो नहीं कर रहा है इसे एंड करें, मगर टाइम लिमिटेशंस है हमारे पास। सो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज इस डिस्कशन के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे बात की जिन पे लोग बात नहीं करते हैं। बहुत हिम्मत दिखाई आपने। मैं तो आपकी दोनों किताबें पढ़ने वाली हूँ, तीसरी भी आने वाली है, वो भी पढ़ने वाली हूँ। एंड आई बी लुकिंग फॉरवर्ड जो आपकी मल्टीपल बुक्स आए, हम सारी किताबों को पढ़ना चाहेंगे। डेफिनेटली। एक मैसेज टू ऑल द लिसनर्स जो इसे सुन रहे हैं। देखिए, ये होते हैं ऑथर। जब हम किताबों की बात करते हैं ना, आपको बहुत आसान लगता होगा किसी की 200 पन्ने की किताब, किसी का जीवन होता है उसमें, किसी की इतनी भावनाएं होती हैं जो जो एक भी बार हमें थोड़ा भी इनकाउंटर करने को मिले तो शायद बहुत सारे लोग शैटर हो जाएं। तो एक कवि, एक लेखक ज़िंदगी में कभी मिले तो उससे 10 मिनट 5 मिनट बात ज़रूर करें, क्योंकि वो आपके उस हिस्से को उजागर कर सकते हैं जिसे पिछली ज़िंदगी के 20, 25, 30, 40 सालों में आप कभी देख भी नहीं पाए। सो आज मेरी खुशनसीबी थी कि रिया नूर मैम मेरे साथ आई। आपके इर्द गिर्द भी कोई लोग होंगे, ज़रूरी नहीं है उनकी पब्लिश्ड किताबें हों, कोई जो अपनी भावनाओं को कहीं लिखता है। और अगर आपके अंदर कोई भावनाएं हैं, आप कुछ महसूस करते हैं, तो उठाइए कलम। इसमें कोई ख़र्चा नहीं आता, शायद थोड़ा समय लगे, और 10, 15, 20 दिन अपनी भावनाओं को कुछ पन्नों पर उतार कर देखिए। 20वें दिन आप अपने आप को अलग पाएंगे। वो अलग पर्सन थोड़ा हल्का होगा, दूसरों को जज नहीं करेगा, उसके अंदर भावनात्मक तौर पर एक अलग डेवलपमेंट होगा, और अब आप तैयार हैं असली इंसान बनने के लिए। इसलिए लेखकों को न सिर्फ पढ़ें मगर उनसे मिले भी, सुने भी, कहीं हिम्मत करके जा पाएँ किसी स्टेज पर तो उन सभी लोगों को सम्मानित भी करें। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द व्यूअर्स जो
इस पूरे पॉडकास्ट में रिया मैम को सुन रहे थे, मैं चाहूँगी सिर्फ सुने ही ना, उन्हें पढ़े भी। उनकी सारी बुक्स अवेलेबल हैं ऑन अमेज़ॉन, फिज़िकल स्टोर्स पर भी कई किताबें अवेलेबल हैं। और अगर आप चाहते हैं इन किताबों को पढ़कर रिव्यू करना, तो आप जाकर रिव्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि यही एक मोटिवेशन होता है जो हम एक ऑथर को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और रिया मैम के साथ ये हमारा आखिरी पॉडकास्ट नहीं था, मैं अगली बार फिर एक पॉडकास्ट लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।